जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की एग्जाम में लगातार मैं आपके साथ बना रहा, ठीक उसी प्रकार एएसआई स्टेनो की परीक्षा में भी मैं डेली प्रयास कर रहा हूं कि कम से कम शाम को आपको एक बेहतरीन जो है जनरल एप्टीट्यूड, जिसकी तैयारी बहुत नहीं हो पाई क्योंकि शुरू में जो है सिलेबस को लेकर काफी कंफ्यूजन था, तो उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को इस कदर मैं करवा दूं। देखिए, कुछ इस तरह से मैंने प्रश्नों को तैयार किया है एकदम बेहतरीन तरीके से, एक प्रश्न से बनने वाले कम से कम 15 से 20 प्रश्नों को तैयार करवा दूं ताकि आपका जनरल एप्टीट्यूड एकदम कवर रहे। दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें जरूर अंत में बताइएगा। अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिए, और हमारे नियमित व्यूअर हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना देर किए, क्योंकि विद्यार्थी का सबसे कीमती जो है होता है वो उसका समय होता है, वो भी परीक्षा के टाइम, तो एकदम महत्वपूर्ण समय। तो आपका एकदम कम समय लेंगे, बहुत शॉर्ट में वीडियो को खत्म करेंगे। पूरी क्लास को एकदम से समझ लीजिए कि इतने कम समय में देने का कोशिश करूंगा कंटेंट को कि आपको लगेगा कि आपका समय भी कम गया और बेहतरीन चीजें मिली। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, ये प्रश्न देखिए दोस्तों, बार बार आपको मिलता होगा, कई एग्जाम्स में मिला भी होगा। चूना पत्थर और संगमरमर किसके बने होते हैं? व्हाट वर द लाइम स्टोन एंड द मार्बल मेड ऑफ? अब इसमें थोड़ा सा हम चट्टानों के बारे में समझेंगे। जैसे चूना पत्थर और संगमरमर और चाक यौगिक की बात करें तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ये एक प्रकार की चट्टान है। जैसे चट्टानों की बात करें तो चट्टानों के प्रकार में आप जानते हैं, आग्नेय चट्टानें एकदम कड़ी वाली, जो एकदम कहने का मतलब कि हार्ड प्राइमरी रॉक जिनको कहते हैं, वो आग्नेय चट्टानें होती हैं। अवसादी चट्टानें, इन्हीं आग्नेय चट्टानों के टूट फूट से जो है क्षरण से, जल क्षरण से, हवा के क्षरण से जो बनती हैं वे अवसादी चट्टानें होती हैं। और इन्हीं अवसादी चट्टानों पर जब अधिक ताप हो जाता है, जब इन्हीं चट्टानों पर टेम्परेचर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और कई तरह की जो है घटनाएं होती हैं, भौगोलिक जियोग्राफिकल घटनाएं, तब जो है इनका रूपांतरण हो जाता है, इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप किसी देखेंगे कि ईंट को अधिक जो है ताप में जला दीजिए तो वह ऐंठ करके काला हो जाता है, तो वही एक तरह की रूपांतरित चट्टान का उदाहरण हो जाता है। तो रूपांतरित चट्टानें, अवसादी चट्टानें और अग्नेय चट्टानें, और यह चट्टानों का निर्माण अगर सोर्स कहेंगे तो जो ज्वालामुखी क्रिया, इस तरह से ज्वालामुखी से लावा निकलता है, यह धरातल है। और ज्वालामुखी से जो भी लावा निकलता है, लावा जब धरातल पे फैलता है तब आग्नेय चट्टान का निर्माण सबसे पहले होता है। खनिज संपदा इसमें भरपूर रहती है आग्नेय चट्टान में, और अवसादी वगैरह में जीवाश्मों की मात्रा पाई जाएगी, इसको आप ध्यान रखेंगे। खनिजों की मात्रा आग्नेय में पूछेगा तो आग्नेय हो जाएगा, और जीवाश्म की मात्रा अवसादी में। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी से लावा निकलेगा तो इसी में तो खनिज पदार्थ निकलेंगे, और जब ये कट छट कर जो है जमता जाएगा, तह लगती जाएगी, तो उसमें जीव जंतु, पत्तियां, पेड़ पौधे ये सब भी दबते जाएंगे, तो जीवाश्म से मिलेगा, और यह तो रूपांतरित परिवर्तित हुआ रूप इसका रहता है। चलिए अगले पर, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और यह प्रश्न आपको जो है, अगर चट्टानों से संबंधित प्रश्न आता है तो आप कुछ हद तक इसको हैंडल कर पाएंगे। अगला, हरित क्रांति को एक बार जान लीजिए, पूरी हरित क्रांति आज के बाद न पढ़ना पड़े। भारत की पहली हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो पहली हरित क्रांति की बात करें जो है, हरित क्रांति, तो 1965 से 68 में इसकी शुरुआत हुई थी। टीसीएस ने हर परीक्षा में, चाहे आपकी जो है सीआरपीएफ, एसएससी जीडी, चाहे सीएचएसएल, घुमा फिरा के जो है कई सीजीएल, कई परीक्षाओं में इसी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर पूछने की कोशिश टीसीएस ने किया है। तो हरित क्रांति की बात करें अगर, तो हरित क्रांति, पहले तो ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या उसके बारे में आप जान लीजिए, कि उस अवधि को कहा जाता है जब कृषि में आधुनिक तकनीकी और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकियों को अपनाने का जो है काम किया गया। मतलब जैसे कृषि को इस प्रकार डेवलप किया गया कि इसमें आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल हो, वही हरित क्रांति है। अब इसमें होता क्या है कि भारत में इसके जनक कौन थे, एक पूछता है। अगर भारत में पूछे तो एम स्वामीनाथन, देखिए स्वामीनाथन, यह भारत में है। स्वामी, आप कंफ्यूज रहते हैं, नॉर्मन बोरलॉग विश्व में है और स्वामीनाथन भारत में है, कंफ्यूजन बना रहता है। तो स्वामी शब्द जो है भारतीय शब्द है, हिंदी शब्द है, तो स्वामीनाथन आ जाए तो भारत के हैं, उनको देख भी लीजिए, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग साहब की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति पर काम करने वाले, तो नॉर्मन बोरलॉग, जाहिर सी बात है विदेशी नाम है, तो नॉर्मन बोरलॉग विदेशी है, मतलब विश्व में है, और एम.एस. स्वामीनाथन की बात करें तो भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम समय में स्पीड में करवाऊंगा दोस्तों, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अब आइए, अर्थशास्त्र और एडम स्मिथ और चाणक्य, प्रश्न तो बहुत इजी है, सब इसको जानते हैं, लेकिन इसमें जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा वह आपको जो है बहुत ही कम, हर जगह नहीं मिलेगा, बहुत मतलब हर जगह आपको वह नहीं मिलेगा जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। अर्थशास्त्र, कौटिल्य या चाणक्य,
चौथी सदी ईसा पूर्व में इन्होंने लिखा था। इनके द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। और एक चीज और जानिए, प्रश्न पूछता है कि अर्थशास्त्र कैसी पुस्तक है, तो यह एक राज्य व्यवस्था से, पॉलिटी से संबंधित मेन पुस्तक है। इकोनॉमिक्स भले अर्थशास्त्र जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें राज्य को चलाने के नियमों का वर्णन ज्यादा किया गया है, तो यह राज्य व्यवस्था से संबंधित पुस्तक है। इसीलिए इनका जो है तुलना मैकियावेली से किया जाता है, चाणक्य का, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आइए, अगर जो अर्थशास्त्र, जो इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हैं, जो इकोनॉमिक्स आज आप पढ़ते हैं जिसमें जीडीपी, जीएनपी वगैरह, तो एडम स्मिथ के बारे में समझते हैं। एडम स्मिथ एक ब्रिटिश नीतिवेत्ता थे, दार्शनिक और राजनैतिक अर्थशास्त्री थे। उन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एडम स्मिथ का फोटो आप यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है जो है 30 सितंबर 2022 से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस किसे नियुक्त किया गया। तो डेट तो अगर आपको नहीं याद होती है कोई बात नहीं, इस पे बहुत वो बहस का मुद्दा नहीं। मेन सीडीएस कौन थे पहले और दूसरे कौन बने हैं। 30 सितंबर 2022 को दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस जो है सीडीएस रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान साहब को जो है नियुक्त किया गया। इन्होंने पदभार ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि भारत के पहले सीडीएस जो थे बिपिन रावत साहब का हेलीकॉप्टर जो है दुर्घटना में क्रैश हो गया, जिसको आप लोग जानते हैं। यह अनिल साहब आपके हैं और यह जनरल बिपिन रावत, भारत की आन बान शान, दोनों लोग आपके सामने हैं। इनको जरा सा आप देखिए और याद करिए, भूले न। पहले बिपिन रावत साहब और दूसरे जो है अनिल साहब, जो है जनरल अनिल चौहान साहब, इनको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो कर दो प्रकार का होता है। सरकार जो है चाहे जमीन पर हो चाहे आय पर जो कर लगाती है दोस्तों, तो वह कर जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है अप्रत्यक्ष कर और एक होता है जो है प्रत्यक्ष कर। यानी इसको बोलते हैं जो है प्रत्यक्ष वाले को डायरेक्ट टैक्स और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो आप डायरेक्ट सरकार को पे करते हैं उसे प्रत्यक्ष कर करते हैं। माने इसको आप जिस कर को डायरेक्ट सरकार के खाते में जमा करेंगे वह प्रत्यक्ष कर आएगा। लेकिन आपसे लेकर कोई बिचौलिया बीच में कर को अगर सरकार के खाते में जमा करने जाता है तो वह अप्रत्यक्ष कर होता है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दिया हूं, आप समझने की कोशिश करिए। एक बार समझ लेंगे हमेशा आपका काम होता रहेगा। जैसे अप्रत्यक्ष कर एक प्रकार का वह कर है जो सरकार द्वारा एक मध्यस्थ के द्वारा वसूला जाता है। मतलब डायरेक्ट आपसे वसूलता नहीं है। प्रत्यक्ष माने होता है सीधा, अ लग गया तो सीधे नहीं, इनडायरेक्ट लेता है। लेती तो है सरकार लेकिन किसी मध्यस्थ द्वारा लेती है, जो है सीधे सरकार को हस्तांतरित नहीं किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण सेवा कर, बिक्री कर, जीएसटी। अब जैसे मान चलिए कि आपने 1 लीटर दूध खरीदा, उस पर जीएसटी लगा, या फिर आपने ऑनलाइन कोई बुक खरीदी तो बुक पर या मोबाइल पर जीएसटी लगा, तो क्या वह जीएसटी आप सरकार को तो देने नहीं जाएंगे। वह कंपनी जो है या फिर वो जो सेलर है, वह तो वेंडर है, वह सरकार को जीएसटी पे करेगा। तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। बार बार परीक्षा में पूछा है जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष, क्योंकि आप देने नहीं जाते हैं। सेल टैक्स किस प्रकार का कर है, बिक्री कर। अब तो ये सब समाप्त हो गया, हर जगह जीएसटी लग गया, यह भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर था। सर्विस टैक्स जो लगता है वो भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष था, जो आप पे नहीं करते हैं। अब आप कौन सा कर पे करते हैं, आप प्रत्यक्ष कर पे करते हैं। जैसे ऐसा कर जो एक व्यक्ति या संगठन द्वारा प्रत्यक्ष सरकार के खाते में पैसा भेजा जाए, सरकार को दिया जाए, या फिर सरकार डायरेक्ट उस व्यक्ति पर लगा देती है, वह प्रत्यक्ष कर होता है। जैसे आप अपना मान के चलिए कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं तो मुझे इनकम होती है, मैं उस पर टैक्स भरता हूं, तो वह मेरा आयकर हो गया, तो वह मैं डायरेक्ट सरकार के खाते में जमा करता हूं। मेरी संपत्ति है, अगर आपका घर है तो उस पर मकान टैक्स लगता है, आप डायरेक्ट पे करते हैं, वह भी आपका जो है प्रत्यक्ष कर हो गया। व्यक्तिगत संपत्ति कर पर, मतलब जो भी आप डायरेक्ट पे करते हैं प्रत्यक्ष कर हो गया। इनको जानते रहिए। जीएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, उम्मीद है समझा पाया हूंगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर करिए दोस्तों, और कमेंट में जय हिंद लिख करके हमें यह बताइए कि यह क्लास आपको कैसी लग रही है। और सब्सक्रिप्शन दे करके हमारे वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करके हमें थोड़ा सा मोटिवेट करिए। आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। परीक्षा तक आपके साथ बना रहूंगा, उसके बाद सिलेक्शन जब तक नहीं हो जाता है तब तक आपको हर एक कंटेंट उपलब्ध करवाने की कोशिश बार बार मैं करूंगा, यह मेरा वादा है। बाकी इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब से समय निकालकर आपके लिए कार्य करने की एक मेरी कह लीजिए कि शौक कह लीजिए या फिर मेरी रुचि है, मैं ऐसे कंटेंट बना करके लाता हूं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है, सत्य की ज्योति, मैंने कई बार ट्रिक बताया था, सत्य की ज्योति बुझती नहीं, हमेशा जलती रहती है। तो सत्य और ज्योति से ज्योतिबा फूले, ट्रिक बनाइएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है 1873 में ज्योतिबा फूले साहब करते हैं।
जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज, और इसमें होता क्या है, यह एक छोटे समूह से एक बड़े में जो है एक छोटे समूह के रूप में शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त कराना, मतलब SC ST जो थी, SC ST OBC जिनको शूद्र कहते हैं, तो शूद्र में जिनको कैटेगराइज किया गया था पहले वेदों में, तो उन्हीं लोगों को जो है के लिए उत्थान के लिए इसको शुरू किया गया है। इनका जो एक पुस्तक है, जो बुक है गुलामगिरी, ये भी जान लीजिए कि गुलामगिरी जो है इनकी एक सार्वजनिक जो है सत्य धर्म में निहित इनका एक पुस्तक भी है। ये बुक भी कई बार पूछा है कि गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, तो ज्योतिबा फुले साहब की, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। हाँ, इसी में कभी कभी आपसे एक चीज और पूछता है कि आर्य समाज, अगर आर्य समाज की बात करें, बात समझिए, तो आर्य समाज, आर्य है दयावान, लिखेंगे आर्य क्या है दोस्तों, दयावान। और आत्मा राम पांडुरंग, आत्मा से क्या की जाती है, प्रार्थना। तो अगर पूछे प्रार्थना समाज, तो आत्मा से प्रार्थना की जाती है, भाई प्रार्थना आत्मा से ही करेंगे। तो आत्मा राम पांडुरंग ने किसका किया था, प्रार्थना समाज की। आर्य है दयावान, और ब्रह्मा है राजा। ब्रह्मा क्या है दोस्तों, भाई ब्रह्मा भगवान देवों में राजा ही तो हैं, तो ब्रह्मा है राजा, तो इसको राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की। ये सब ट्रिक थोड़ा सा अपने माइंड में कीवर्ड बनाकर याद रखिएगा। ट्रिक क्या है, इनको कीवर्ड कहेंगे। सत्य की ज्योति, आर्य है दयावान, आत्मा से प्रार्थना, ब्रह्मा है राजा। थोड़ा सा कनेक्टेड रहेगा आपकी जो है रेगुलर लाइफ से, तो उसको भूल नहीं पाएंगे, याद रहेगा परीक्षा में। अगला प्रश्न है, गाल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम्स यह सभी किसका भाग है। तो प्रश्न तो कोई बहुत खास इधर नहीं है, लेकिन ये कंटेंट बहुत जबरदस्त आपको दिया गया है यहाँ पर। केंद्रक देखिए कोशिका का न्यूक्लियस ये वाला एरिया है, और लाइसोसोम कोशिका का एक भाग है। तारकाय को आप जानते हैं, सेंट्रियोसोम जिसको कहते हैं, सेंट्रियोल। और प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसमें प्लाज्मा द्रव्य रहता है, वो जो है कोशिका का भाग है। गाल्जी बॉडी को आप देख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द कोशिका, कोशिका का ऊर्जा गृह जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और वैक्यूल्स आपके सामने है, अंतःप्रद्रवी जलिका। इन्हीं में से रीजनिंग भी बनाने लगता है, इन्हीं में से जीके भी बनाता है। इन्हीं में से कोई एक दे देगा, इधर लिख देगा कोशिका और इधर दे देगा केंद्रक, तो आपको मिलाना रहेगा कि यह किससे संबंधित है, मैचिंग वगैरह वाला प्रश्न पूछता है। तो यह आपके सामने कोशिका का पूरा डेटा रहा दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न बार बार गौतम बुद्ध का पूछता है, महात्मा बुद्ध किस पूर्णिमा के दिन जो है महापरिनिर्वाण इनका हुआ था, मतलब किस पूर्णिमा के दिन इनका महापरिनिर्वाण की घटना होती है। तो वैशाख पूर्णिमा 483 BC महापरिनिर्वाण, इनको भी आप याद रखिएगा। अब इसमें एक प्रश्न, तो ये तुम्हारे इसलिए महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और जब इनकी महापरिनिर्वाण, जब इन्होंने देह त्याग किया तो परिनिर्वाण कहते हैं। ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसे निर्वाण कहते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। लेकिन इसके कुछ प्रतीक होते हैं, जैसे बुद्ध का जब जन्म होता है तो कमल एवं साढ़ का प्रतीक दिखाया जाता है। घर से जब निकलते हैं तो घोड़े से निकलते हैं, भाई कमल एवं साढ़ का तो इनकी जो है माता जी को जो है सपने में दिखता है, तो वो उसका प्रतीक है। महाप्रस्थान की बात करें, घर से महाभिनिष्क्रमण, तो घोड़े से चन्ना के साथ निकलते हैं, तो घोड़ा उसका प्रतीक माना जाएगा। और चूंकि बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त होता है, तो बोधि वृक्ष इनका जो है ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। और प्रथम उपदेश जो है पहिया, क्योंकि सारनाथ में, यहाँ पर मैंने दिया भी है कुछ इमेज में भी चित्र लगाया है, हालांकि बहुत क्लियर इमेज नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी आपका काम इतने से चल जाना चाहिए। और मृत्यु का स्तूप होता है, जैसे ये देखिए कमल वाला इनका जन्म है, बुद्धास जन्म। ग्रेट डिपार्चर महापरिनिर्वाण घोड़ा। और इनलाइटमेंट ज्ञान की बात करें तो वृक्ष। और फर्स्ट सेरिमन पहला उपदेश सारनाथ में ऋषिपत्तनम वाराणसी जिसको कहा जाता है, काशी के सारनाथ में, जिसका पुराना नाम ऋषिपत्तनम भी था, कभी कभी ऑप्शन में देता है, तो वहाँ पहला उपदेश देते हैं। और महापरिनिर्वाण जो है लेटी हुई मुद्रा में, स्तूप इसका जो है निशानी है, और लेटी हुई मुद्रा इस तरह है, तो ये जो है अंतिम इनकी जीवन लीला रहती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान का सदाबहार अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। तो हमेशा जैसे बताता हूं वैसे ही बताऊंगा फिर से। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A के अनुच्छेद 51 में शामिल किया। एक साथ इन पांचों डेटा को याद करेंगे। 42 1976 स्वर्ण सिंह 4A 51, 42 1976 स्वर्ण सिंह 4A 51। एक नंबर पक्का हर एग्जाम में पूछता है दोस्तों। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो 10 थी इनकी संख्या, लेकिन 86 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है
86वां संविधान संशोधन जब आता है 2002 में, तो इसमें एक शिक्षा को जोड़ दिया गया और अनुच्छेद 21A जोड़ करके शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क जो है एजुकेशन की बात की गई, आर्टिकल 21A, इसको जानते रहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो अब जो नए वाले लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे 101, 102, 103, 104, 105 ऐसे करके, उनको जरा से एक बार देख लेते हैं। समझिए, 101वां संविधान, मैंने बार बार बताया 101 रुपया जाते हैं निमंत्रण में देकर के खाना खा लेते हैं, और खाने पर लग चुका है जीएसटी। तो 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों? जीएसटी से। बात समझिए इसको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल या जीएसटी बिल, बहुचर्चित विधेयक है, 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू किया गया। और इसी में पूछता है कि 1 जुलाई अगर पूछे तो 1 जुलाई 2018 को, ये भी जानते रहिए कि 1 जुलाई 2018 को जीएसटी दिवस मनाया गया पहली बार, इसको भी आप याद रखिएगा। अगर पूछे जीएसटी दिवस कब मनाया गया, तो एक जिस दिन लागू होता है उसी दिन जीएसटी दिवस मनाया जाता है। अब ये तो हो गया 101वां। 102 की बात करें तो 102वां ओबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। 103वां की बात करें तो सामान्य वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस जो है 103 में है। 3 ईडब्ल्यूएस 3 शब्द है तो 103वां याद रख लीजिए भाई। तीसरी बार इन्हीं को तो आरक्षण मिला, एससी एसटी को पहले से मिला था, ओबीसी को मिल गया, फिर तीसरे नंबर पे बच गया ईडब्ल्यूएस वालों को मिल गया। तो इस कुछ माइंड में ऐसे ट्रिक्स वगैरह बना के याद रखने की कोशिश करिए 103वां, ताकि भूले ना। 104वां एक्चुअली दोस्तों याद हमें सब रहता है, लेकिन वहां जब 102, 3, 4, 5 ऐसे कर देता है तो भूल जाता है कौन सा इसमें था। तो 3 ईडब्ल्यूएस 3वां। और इसके बाद 104वां की बात करें तो लोकसभा और विधानसभा, राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आपने सुना होगा। एंग्लो इंडियन मतलब जो अंग्रेज चले गए तो उनकी संतानें या उनकी औलाद जो थी यहाँ रह गई, उन लोगों को भी आरक्षण दिया गया। तो उनका आरक्षण जो है समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन, क्योंकि आजादी हुए देश को लगभग 75-76 साल हो गए जो है लगभग। तो अब 70-75 साल में अब कोई एंग्लो इंडियन बचा नहीं, सब लोग फ्रेश इंडियन हो चुके हैं, तो अब कोई है नहीं, तो उनको आरक्षण को जो है खत्म कर दिया गया। और 100वें की बात करें, 100 वाला एकदम 100 नंबर का, तो बांग्लादेश के पास जो है, बांग्लादेश के साथ जो है भूमि समझौता जो हुआ था, संधि हुई थी, उन 2015 को 100वां संविधान। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। उम्मीद है पसंद आ रहा होगा दोस्तों। सब्सक्राइब करके जाइएगा, डेली ऐसे जो है एग्जाम का डेटा मिलेगा। कोई अनावश्यक वीडियो देकर आपका समय बर्बाद नहीं करता हूं, रोजाना कोशिश करता हूं कि बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध करवाऊं। कौन सी खरीफ की फसल है जो खाद्य व चारा दोनों में एक तरह से प्रयोग की जाती है? तो ज्वार बाजरा ऐसी फसल है दोस्तों जो खाद्य चारा में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रयोग की जाती है। यह प्रश्न बार बार पूछ रहा है टीसीएस, कई परीक्षाओं में मैंने देखा है पूछा है, तो उम्मीद है कि आपकी परीक्षा में भी आने का है ये। अब समझिए फसल का भी थोड़ा चक्र समझ लीजिए, खेती में फसल चक्र का महत्व क्या है, कैसे है। तो सर्दी में ऋतु सर्दी है और फसल का प्रकार रबी है, तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। इसका ट्रिक है, हमारे गुरुजी बताए थे, बहुत फेमस ट्रिक है, रतिया जागे चना सरसों। रतिया माने राई, तिलहन, जौ, जागे से जौ, गे से गेहूं, च से चना, सरसों से सरसों। आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, रतिया जागे चना सरसों रबी की फसल का ट्रिक होता है दोस्तों। अब समझिए खरीफ की बात आती है, तो ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द, ये सब खरीफ की फसलें हैं। यह फसल चक्र है जो किसान बुआई करते हैं, तो अमूमन 3-3 महीने करके बुआई होती है, 3 महीने तो गैप ही मिल जाता है, तो 4 12 महीना होता है, जान ही रहे हैं आप। इसका जायद की फसल की बात करें तो खरबूजा, तरबूजा और ककड़ी, मतलब कुल मिलाकर जो गर्मी में आप फसलें होती हैं, दो यही आपको याद करना है। रबी में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, और खरीफ में ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तिल, तिलहन वगैरह इसमें हो जाता है। लेकिन अगर जायद की बात करें गर्मी में, तो भाई गर्मी में देखिए गेहूं होगा बहुत नहीं, धान होता नहीं है, तो बच गया खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, जो सलाद वाली फसलें हैं। तो जो कलिंगर वगैरह गर्मी में मिलता है, तो वही तो गर्मी में पैदा होगा जायद में। अब बलुई मिट्टी में पैदा होता है, नदियों के किनारे अक्सर, ये इसको भी जानते रहिए। अगला एक प्रश्न देखेंगे, ये प्रश्न का एक मैंने अपने से लगा दिया, कई बार आपको मैं ये करवाया भी होगा, आपको याद होगा तो याद होगा, जिनको नहीं याद है वो लोग देख लें इसको। कुछ रासायनिक सूत्र जो बार बार पूछ रही है टीसीएस, इसको बार बार पूछ रहा है, तो उन रासायनिक सूत्र को एक ही पेज पर रिवाइज करवा दूं। नमक का NaCl, जल का तो आप लोग जानते हैं H2O, इसके बाद जो है लाफिंग गैस का N2O, वेरी इंपॉर्टेंट है। चूने का पानी CaOH2, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। सिंदूर में सीसा होता है Pb3OH, लेड का प्लम्बम होता है Pb3, इसको भी जानते रहिए। जिंक जो है, जिंक फास्फेट जो होता है ZN3P2, यानी चूहा विष, चूहों को मारने के लिए जो विष दिया जाता है,
ये भी जो है Zn3Pb P2 होता है, इसको भी जानते रहिए। गोबर साल्ट Na2SO4, इसको भी याद रखिए। सोरा KNO3 सोरा का है। झूठा सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, FeS झूठा सोना कई बार पूछा है, इसको जो है दोस्तों आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लेंगे। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट से हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको मैंने हाईलाइट कर दिया। बाकी आप चाहें तो पूरे का स्क्रीनशॉट लेकर के मैं एक बार क्लियर कर दूं, ले सकते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ नृत्य, मेरा टारगेट है कि डेली के प्रैक्टिस में 2-2 3-3 नृत्य करवा दूंगा, ताकि आपके पूरे नृत्य वाले वीडियो कंप्लीट हो जाए, नृत्य का आपको देखना ना पड़े, क्योंकि हर एक परीक्षा में नृत्य एक तो जरूर पूछ रहा है, तो आप में भी पूछेगा झावेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित हैं, मणिपुरी नृत्य इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये देखिए मणिपुर है, अब मणिपुरी नृत्य का पूरा करते हैं पोस्टमार्टम। जैसे वैष्णव धर्म से प्रभावित नृत्य है जो भक्ति तथा त्याग पर बल देता है। राधा कृष्ण की रास लीलाओं का इसमें आयोजन किया जाता है, जो जीवात्मा एवं परमात्मा के संबंध का परिचायक है। प्रमुख कलाकार झावेरी बहनें, दर्शना, नयना, सुवर्णा और गुरु अमली सिंह, सविता मेहता और कलावती देवी, ये इसके फेमस आर्टिस्ट हैं, इसको भी जानिए। कई बार जब पढ़ेंगे तब याद हो जाएगा दोस्तों। अब हम ही लोग हैं जब बार बार आपको पढ़ाते हैं, बार बार आपको ऐसे वीडियो बनाते हैं, इसको कई बार देखते हैं बुक से, यहाँ वहाँ इंटरनेट पे, या क्वेश्चंस को देखते हैं, तब हमें याद होने लगता है। ठीक उसी प्रकार आप भी जब कई बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। एक दो नृत्य रोज करवाऊंगा, 2 से 3 मेरा टारगेट है। आज एक ओडिसी करवाया हूं, एक मणिपुरी। तो ओडिसी लोक नृत्य किससे संबंधित है? ओडिशा से, जाहिर सी बात है। तो ये तो पूछेगा नहीं कि ओडिसी किससे है, क्योंकि ओडिसी ओडिशा सबको पता है, लेकिन ये पूछेगा केलुचरण महापात्र किस नृत्य के हैं, तो यह ओडिसी से है। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित नृत्य है, भाव, समर्पण एवं आराधना इसका होता है। आज एक शिफ्ट में पूछा हुआ था CHSL के कि आंखों को मतलब आंखों का यूज किस नृत्य में नहीं होता है, इस्तेमाल किस नृत्य में नहीं होता है, कुछ ऐसे प्रश्न था, तो मणिपुरी सही उत्तर था। तो अब डीप जा रहा है दोस्तों, अब सारे बच्चे राज्य और नृत्य रट चुके हैं, अब वह जा रहा है डीप, तो वह जरा पढ़िए। और प्रमुख राजा जैन राजा खारवेल जो होता है वह इसके संरक्षक होते हैं, इसको जो है ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और वैष्णव धर्म एवं भक्ति पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अब प्रमुख गुरु मोहन महापात्र, केलुचरण महापात्र, जो देखिए प्रश्न में पूछा हुआ है, पंकज चरण दास और मायाधर। कुल मिला के महापात्र और चरण वाले जो हैं ओडिसी के हैं, इनको जरा सा याद रखेंगे। भारत की खारे पानी की कुछ झीलें, मतलब भारत प्रश्न है भारत के खारे पानी की प्रमुख झील कौन सी है, तो सांभर झील राजस्थान, तो आपका उत्तर हो गया, इसको खत्म करिए। अब आइए झीलों से बनने वाले वो प्रश्न जो आज तक लगातार आपको परेशान कर रहे थे, तो इनको जरा सा हम लोग कवर कर लें। पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक तो दबाइए दोस्तों, लाइक बटन बिल्कुल फ्री है, लाइक करके सब्सक्राइब करिए चैनल को। रोजाना ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट शाम को किसी न किसी बहाने, चाहे किसी परीक्षा का एनालिसिस लेकर आऊं, चाहे किसी परीक्षा क्या है नई एनालिसिस रहे तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आऊं, 1 घंटे की कंप्लीट जबरदस्त स्टैटिक जीके और सामान्य अध्ययन GS जीके हिस्ट्री ज्योग्राफी की इस तरह से क्लासेस में आपको देने की कोशिश करूंगा। यह लगातार आपको मिलती रहेगी, आप इसका लाभ उठाइए और अपनी परीक्षा में इसका इस्तेमाल करिए। उम्मीद है यह आपको लाभ पहुंचाएगी भी। जिस तरह से कंटेंट है, ये पूरे कंटेंट परीक्षा में आए हुए प्रश्नों से बनाए गए हैं, कोई अपने मन से नहीं बनाया गया है। आप एक विद्यार्थी हैं तो समझ पा रहे होंगे। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है, तो ये बार बार पूछा है, हुसैन सागर। हुसैन सागर, हैदराबाद और सिकंदराबाद कैसे याद रखेंगे? ह से हैदरा, स से सिकंदरा, तो ह से हैदरा, स से सिकंदरा मिलके हो गया हुसैन सागर। ऐसे थोड़ा माइंड में सेट कर लीजिए, हुसै, ह स हुसै, हुसै न जोड़ दीजिए, हुसैन सागर। फिर बेम्बनाद झील केरल की बहुत प्रसिद्ध है। विश्व की खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान में, ये तो पूछ चुका है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, इसको भी जानते रहे, गोखुर झील, लोनार झील। लोकटक क्या है? एक झील है मणिपुर में तैरता हुआ, लोकटक झील। केबुल लामझाओ राष्ट्रीय नेशनल पार्क इस पर है, तैरता है, SBI ATM वगैरह सब इस पे लगा है, इसको भी आप जान लीजिए। रहस्यमयी झील, नरकंकाल झील, रूपकुंड, नाम है रूपकुंड और रहस्यमयी भी है और नरकंकाल भी है। भारत की विशालतम लैगून झील, तो चिल्का झील उड़ीसा, कहां पर है दोस्तों? चिल्का झील, और कहां पर ये पड़ेगी आपकी? उड़ीसा में, इसको याद रखिए। मीठे पानी की बात करें तो वुलर झील है, इसको भी जानते हैं, वुलर झील जम्मू कश्मीर वाली। भारत की ताजे पानी की झील वुलर झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, आगे देखिए दिया भी है। नागिन झील, ये भी जम्मू कश्मीर में, बताओ, नागिन डांस यहाँ होता है यूपी में और झील जम्मू कश्मीर में, बहुत गलत बात है। कौन सी कृत्रिम झील है? तो कोडाइनाल झील जो है कृत्रिम झील है, इसको याद रखिएगा।
अगला, तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार कौन सा है? जैसे तमिलनाडु में बार बार पूछता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, यह परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट राज्य है दोस्तों, आपने अनुभव किया होगा। थाईपुसम, पुंटाडु, नट्टियाजिल, नाट्यजिल, पोंगल, जल्लीकट्टू। अब आप कहेंगे सर पोंगल तो सुना था, जल्लीकट्टू भी सुना था, थाईपुसम भी सुना था, लेकिन पोटांडू और नाट्यजिल जो पढ़ने में भी अटपटा लग रहा है, यही तमिलनाडु का ये भी है। और एसएससी जो है ऐसे ही, चाहे एसएससी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे टीसीएस, ऐसे ही डेटा खोज रही है, नया नया आइटम। तो पोटांडू और नाट्यजिल याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तीनों तो उम्मीद है आपने पढ़ा होगा पहले। और भरतनाट्यम जो है यहाँ का लोक नृत्य, तमिलनाडु का मैप पर बताया, जान ही रहे हैं। विकास तमिलनाडु की मद्रास और तंजौर में इसका विकास होता है। और ई कृष्ण अय्यर जो है, इनको इसका योगदान दिया जाता है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल इसकी प्रमुख नृत्यांगना है। बाला कृष्ण यामिनी यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, पदम सुब्रमण्यम, लीला सैमसंग। मैं इसको जरा क्लियर करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य में नृत्य और त्योहार का बहुत इंपॉर्टेंट पेज आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। इससे एक प्रश्न आपको मिल सकता है किसी भी परीक्षा। कैसा लगा दोस्तों ये कंटेंट आपको? क्या ये आपकी एसआई परीक्षा में मददगार है? हमें कमेंट करके बताएं, तो हम आगे इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा दोस्तों। फिर वही बात कि एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होगा, वादा है मेरा। संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता है। मिलते हैं किसी इसी तरह से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कंटेंट में।